जानते हैं, कामयाबी में एक बड़ी अजीब सी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको सफल बनाती है वही आपके डूबने की वजह बन जाती है। कभी सोचा इस बारे में? ऐसा लगता है कि इंसान जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है उसके गिरने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। हाँ, और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बड़े-बड़े साम्राज्य, शानदार करियर और नामी गिरामी हस्तियां अपनी किसी कमजोरी की वजह से नहीं गिरे। अच्छा। वो तब गिरे जब वो अपनी ताकत के शिखर पर थे, जब लग रहा था कि अब इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ठीक तभी उनकी हार की कहानी शुरू हुई। और यही है आज की हमारी बातचीत का मुद्दा, एपेक्स माइंडसेट। मतलब शिखर पर पहुंचकर सोचने का सही तरीका। ये एक ऐसी कला है जो हमें कोई नहीं सिखाता। ये जानने की कला कि रुकना कब है। सही बात है। हम सब आगे बढ़ना, दौड़ना सीखते हैं, लेकिन ब्रेक लगाना कब और कहाँ है, ये समझना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे खुद पर काबू रखना ही असली ताकत है और क्यों हर जीत के बाद एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसका देखिए सीधा सा सिद्धांत यह है कि हर लक्ष्य की, हर दौड़ की एक फिनिश लाइन होती है। उस लाइन तक पहुंचना फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसे पार करके भी दौड़ते रहें तो जो इनाम आपने जीता है वो भी हाथ से जाने लगता है। मतलब फायदे नुकसान में बदलने लगते हैं। बिल्कुल। जब आप अपना असली मकसद हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद और ज्यादा की भूख आपके आसपास के लोगों में जलन, डर और गुस्सा पैदा करने लगती है। शक्ति तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो संतुष्ट दिखे, लालची नहीं। चलिए तो फिर इस बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि लोग जीतने के बाद हारते क्यों हैं? मतलब उनके पास हुनर है, तजुर्बा है, फिर भी वो लड़खड़ा जाते हैं। अब देखिए, ये इसलिए नहीं होता कि उनमें कोई कमी आ गई है, तो फिर क्यों? ये समय को पहचानने में विफलता के कारण होता है। ये एक तरह का पैटर्न है जो इतिहास में और आज भी बार बार दोहराया जाता है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? देखिए, शुरू में इंसान अनुशासन और समझदारी से ऊपर उठता है, मेहनत करता है, सही फैसले लेता है और उस सफलता से आत्मविश्वास आता है, जो बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है। हाँ, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। वो आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और अहंकार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो आंखों पर पट्टी बांध देता है। वो आपको चेतावनी के इशारे, जो खतरे की घंटी बजा रहे होते हैं, उन्हें देखने ही नहीं देता। बिल्कुल, यहीं से वो बस थोड़ा और वाला खतरनाक जाल शुरू होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है ना? हाँ, क्योंकि इंसानी इच्छा अपने आप बंद नहीं होती। जीत के बाद मन में यही सवाल आते हैं, अभी क्यों रुकें? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है। या फिर ये तरीका काम कर गया तो इसे और बड़े पैमाने पर करते हैं, नतीजे और शानदार होंगे। व्यक्ति उतना ही अधिक दिखाई देने लगता है। और ये दृश्यता एक स्पॉटलाइट की तरह है जो आपके दुश्मनों को भी आपका पता बता देती है। सही कहा। ये दृश्यता जलन, भय और संदेह को जन्म देती है, जो स्थिति को मजबूत करने के बजाय उसे और उजागर और कमजोर कर देती है। ये सब सुनकर मुझे इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम याद आ रहा है, जो इस एपेक्स माइंडसेट की कमी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, नेपोलियन का उदाहरण तो जैसे इसी सिद्धांत को समझाने के लिए ही बना है। क्लासिक केस है। सोचकर देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत है, नेपोलियन अपनी ताकत के चरम पर है। यूरोप पर उसका दबदबा है। उसने बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया है। एक विशाल इलाके पर उसका नियंत्रण है। उसका जो मूल लक्ष्य था, फ्रांस को यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनाना, वो पूरा हो चुका था। बिल्कुल, तकनीकी रूप से गेम ओवर, वो जीत चुका था। और ठीक इसी पॉइंट पर, जहां उसे रुककर अपनी जीती हुई बाजी को संभालना था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और घातक गलती कर दी। उसने और आगे बढ़ने का फैसला किया। हाँ, 1812 में उसने रूस पर हमला करने का एक विशाल, मतलब लगभग पागलपन भरा प्लान बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? क्या इसकी कोई रणनीतिक जरूरत थी? उसके पास तो सब कुछ था। यही तो बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये फैसला जरूरत से नहीं, बल्कि नेपोलियन के मन के अंदर चल रही भावनाओं से निकला था। जैसे कि पहला कारण, पूर्ण नियंत्रण की सनक। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि यूरोप में कोई भी ऐसी ताकत हो जो उसकी बराबरी करने की सोचे। दूसरा, कमजोर दिखने का डर। उसे लगा कि अगर वो रुक गया तो उसके दुश्मन इसे उसकी कमजोरी समझेंगे। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा कारण,
अपनी पिछली जीतों पर अंधा विश्वास। उसे सच में लगने लगा था कि वो कभी हार ही नहीं सकता। तो ये विस्तार यानी एक्सपेंशन नहीं था, ये अति पहुंच यानी ओवररीच थी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। विस्तार योजना के साथ होता है, नपातुला होता है, आप अपनी सीमाओं को जानते हैं। और अति पहुंच या ओवररीच भावनात्मक होती है, ये अहंकार से निकलती है। नेपोलियन का रूस पर हमला उसकी रणनीति का हिस्सा कम और दुनिया को ये दिखाने की जिद ज्यादा थी कि देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उस जिद के नतीजे बहुत भयानक थे, बहुत ही विनाशकारी। रूस की कड़ाके की ठंड, हजारों किलोमीटर लंबी सप्लाई लाइनें जो टूट गईं और रूसी सेना का डटकर मुकाबला। इन सब ने मिलकर नेपोलियन की महान ग्रैंड आर्मी को बर्बाद कर दिया। 6 लाख से ज्यादा सैनिक गए थे और उनमें से 1 लाख से भी कम जिंदा वापस लौट पाए। और उस एक हार ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, नेपोलियन की जो अजेय होने की छवि थी वो हमेशा के लिए टूट गई। उसके दुश्मनों को हिम्मत मिल गई और वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। तो सबक क्या है? सबक साफ है। नेपोलियन इसलिए नहीं हारा कि वो कमजोर था, वो इसलिए हारा क्योंकि उसने तब रुकने से इनकार कर दिया जब वो सबसे मजबूत था। ठीक है, नेपोलियन की कहानी तो इतिहास की बात हो गई, लेकिन इस सब का आज के दौर में क्या मतलब है? ये एपिक्स माइंडसेट हमारी नौकरियों, हमारे बिजनेस और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर कैसे लागू होता है? ये आज भी उतना ही सच है, शायद पहले से भी ज्यादा। चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। पहले करियर की बात करते हैं। ऑफिस में आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत काबिल होते हैं लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मांगने लगते हैं, या फिर वो हर मीटिंग में खुद को इतना ज्यादा साबित करने की कोशिश करते हैं कि अपने बॉस और सीनियर को ही छोटा महसूस कराने लगते हैं। तो क्या अपनी काबिलियत दिखाना भी गलत है? ये तो बड़ी अजीब बात है। बजाय अपनी टीम पर डालने लगता है। वो अपने बॉस को असुरक्षित महसूस कराने के बजाय उनकी मदद करता है ताकि वो अच्छे दिखें। मतलब वो अपनी शक्ति को जमा करता है, उसका दिखावा नहीं करता। बिल्कुल, इसे कहते हैं समझदारी से खेलना। और बिजनेस की दुनिया में इसका क्या उदाहरण हो सकता है? बिजनेस में तो ये आए दिन होता है। उन स्टार्टअप्स के बारे में सोचिए जिन्हें थोड़ी फंडिंग मिलते ही वो पागल हो जाते हैं। हाँ, ये तो देखा है। एक छोटा सफल बिजनेस है, मान लीजिए उसके एक शहर में कॉफी शॉप बहुत मशहूर है। अब उसे फंडिंग मिली और फाउंडर के मन में आया कि मैं 6 महीने में पूरे देश में 100 आउटलेट खोल दूंगा। लेकिन हर बिजनेस का सपना तो बड़ा बनना ही होता है ना? इसमें गलत क्या है? सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन विकास और अहंकार से प्रेरित अंधाधुंध विस्तार में फर्क है। होता क्या है, वो 100 आउटलेट खोलने के चक्कर में अपनी क्वालिटी खो देता है। जो उसकी असली ताकत थी। हाँ, जो खास बात उसके पहले कॉफी शॉप में थी वो अब कहीं नहीं है। उसकी टीम तैयार नहीं होती, मैनेजमेंट बिखर जाता है और 2 साल के अंदर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो टिकाऊ बिजनेस जानता है कि आगे दौड़ने से पहले अपनी जमीन मजबूत कब करनी है। बिल्कुल सही। ये बात तो निजी जिंदगी और रिश्तों पर भी 100% लागू होती है। बिल्कुल, सामाजिक रिश्तों में भी किसी भी चीज की अधिकता जहर का काम करती है। जैसे कि वो इंसान जो हर बातचीत में हावी होने की कोशिश करता है, जो हर समय अपनी उपलब्धियां गिनाता रहता है या हर बात पर अपनी राय थोपता है, धीरे धीरे लोग उससे कटना शुरू कर देते हैं। हाँ, थोड़ा संयम, थोड़ी खामोशी एक रहस्य बनाए रखती है, और यही रहस्य सम्मान को बनाए रखता है। जब आप कम बोलते हैं और सही मौके पर बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ये सबसे मुश्किल सवाल है, लेकिन सबसे जरूरी भी। किसी को पता कैसे चलेगा कि रुकने का सही समय आ गया है? वो लाइन कहाँ है जिसके आगे जाना खतरनाक है? क्योंकि जब आप जीत रहे होते हैं तो हर कोई आपको दौड़ने के लिए ही कहता है। इसका कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग होती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इंसान खुद से पूछ सकता है। बताइए। पहला सवाल, क्या मेरा मूल लक्ष्य पूरा हो गया है? जिस काम के लिए मैंने ये सब शुरू किया था, क्या मैं वहां तक पहुंच गया हूं? सही बात है। अक्सर हम अपना असली लक्ष्य भूलकर बस दौड़ते रहते हैं। दूसरा सवाल है, मेरा अगला कदम जरूरत से प्रेरित है या मेरे अहंकार से? ये पूछना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है पर जरूरी है। क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस के लिए ये वाकई जरूरी है, या सिर्फ इसलिए कि मैं अपने प्रतियोगियों को दिखाना चाहता हूं कि मैं और भी बड़ा काम कर सकता हूं? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी रुकने से
आगे बढ़ने की तुलना में मुझे लंबे समय में ज्यादा फायदा होगा? मतलब क्या इस पड़ाव पर रुककर अपनी जीत को सुरक्षित करना ज्यादा समझदारी है या और आगे बढ़कर सब कुछ दांव पर लगा देना? ये सवाल अपने आप में बहुत गहरे हैं और जब आप सफलता के नशे में होते हैं तब तो खुद से ये पूछना और भी मुश्किल हो जाता है। यहीं पर रणनीतिक वापसी यानी स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का विचार काम आता है। इसका क्या मतलब है? ये हार मानकर पीछे हटना नहीं है, ये नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। सही समय पर थोड़ा पीछे हटने से आप लोगों की सद्भावना बनाए रखते हैं और भविष्य के लिए अपनी ताकत भी बचाकर रखते हैं। जैसे कोई महान क्रिकेटर अपने करियर के शिखर पर संन्यास ले ले? बिल्कुल वही, ताकि लोग उसे हमेशा एक विजेता के रूप में याद रखें, न कि एक संघर्ष करते हुए खिलाड़ी के तौर पर। लोगों को और अधिक चाहने देना, ये विचार भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। सोचिए एक बेहतरीन टीवी शो जो 4-5 शानदार सीजन के बाद खत्म हो जाता है, लोग हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। और एक वो शो है जो 10-15 साल तक खिंचता चला जाता है और अपनी चमक खो देता है। सही पकड़ा। सबसे शक्तिशाली स्थिति हमेशा हावी रहने की नहीं होती, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति की होती है जिसके जाने के बाद लोग उसे और चाहें। जब आप सही समय पे रुक जाते हैं तो आप अपनी कहानी के हीरो बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि असली महारत लगातार जीतते रहने में नहीं है। बिल्कुल, सच्ची महारत ये जानने में है कि जीत कब पूरी हो गई है। समझदारी की असली परीक्षा सफलता के शिखर पर खुद पर काबू रखना है। बहुत से लोग ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहां टिक पाते हैं, और उनसे भी कम लोग ये जानते हैं कि अब रुकने का समय है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी ख्याल छोड़ना चाहता हूं जिस पर वो सोच सकें। दुनिया कमजोरों को उतनी बार तबाह नहीं करती जितनी बार उन्हें तबाह करती है जो जीतना बंद करने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको एपिक्स माइंडसेट पर हमारी ये बातचीत पसंद आई तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।